बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनईडी ग्लोबल लर्निंग सेंटर में आप तमाम लोगों को आज खुशामदीद कहेंगे और आज स्कोर का ये ख़ास प्रोग्राम लेकर हम यहाँ एनईडी यूनिवर्सिटी कराची में मौजूद हैं। और आज के इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं और टेस्ट फास्ट बॉलर कौमी सिलेक्शन कमेटी के फॉर्मर मेंबर सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जितनी तवानाई के साथ आज आप लोगों ने तालियां बजाई हैं, मैं चाहता हूं कि इतनी तवानाई के साथ आज सिकंदर बख्श और राशिद लतीफ़ के सामने आप लोग सवालात भी रखें, क्योंकि प्रोग्राम तो स्कोर का है बट आज सवालात मैं नहीं करूंगा। आज पूरा मौका आपको मिलेगा, आप सवालात कीजिएगा। और अमूमन जब आप स्कोर टेलीविज़न पर देखते हैं, जियो न्यूज़ पर या जियो सुपर पर, तो आपके जहन में शायद ये ख्याल आता हो कि आया हुसैनी ने ये सवाल करना चाहिए था, ये नहीं किया। तो आज आपको पूरा मौका मिलेगा। आज हम आपके साथ मौजूद हैं, आज सवालात आप लोग करेंगे और जवाब देने के लिए हमारे साथ राशिद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब मौजूद हैं। तो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम राशिद लतीफ़ साहब से बात करेंगे। कभी राशिद लतीफ़ साहब भी एनईडी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हुआ करते थे और फिर पाकिस्तान को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। और सिकंदर बख्श साहब का भी एनईडी यूनिवर्सिटी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो मैं चाहूँगा पहले राशिद लतीफ़ साहब अपनी वाबस्तगी के हवाले से, अपने तालीमी करियर के हवाले से कुछ बात करें, देन उसके बाद हम चलते हैं सिकंदर बख्श साहब की तरफ। थैंक यू यार ये भाई, आपने वो तार छेड़ दी जिसका आप समझ सकते कि मेरे करियर का चेंज था। क्योंकि क्रिकेट खेलना हमारे घर में पसंद नहीं किया जाता था। फादर का, अब्बा का यही था कि अगर एनईडी में एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद इजाज़त दे दी जाएगी। जब मेरा एनईडी में एडमिशन हुआ उसके बाद बाकायदा मैंने क्रिकेट शुरू की। और यही चीज़ सही दिन में वो कंप्यूटर में होते तो मैं सिविल डिपार्टमेंट में। और बहुत यादें हैं यहाँ पे, फाउंटेन से यहाँ पे अपना कैंटीन में ज़्यादा वक्त गुजरता था हमारा। हमारे एक कैंटीन में काम करने वाला था आदम, और हमारे सारे प्लेयर्स की बड़ी अच्छी यादें थी। और एक प्रोग्राम हुआ था 1987 के वर्ल्ड कप के बाद। सलीम यूसुफ आए थे, जहांगीर खान थे, डॉक्टर मोहम्मद अली शाह थे। ऑडिटोरियम में हुआ था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। और उसमें देख, जैसे हमारे भाई लोग, बच्चे बहनें बैठी नहीं है, उसी तरह से हम उस ऑडियंस में थे। और क्या ऑर्गेनाइज किया था। और ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है एनईडी यूनिवर्सिटी। बड़े बड़े प्लेयर्स के अलावा जितने भी पाकिस्तान के अब नामवर लोग हैं यहाँ से प्रोड्यूस हुए, बाहर चले गए बहुत सारे। और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। और तंजीमें हुआ करती थी, स्टूडेंट की लाइफ की जो होती है वो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। ये नहीं है कि गलत उसमें है, अच्छा ही इसमें मिला। सरोज साहब से हमारे ताल्लुकात बने, अभी वीसी थे, वो आते हैं यहाँ से, तो बहुत ताल्लुकात है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं। अब मैं आता रहता हूँ, मुलाकात होती होती। अफसोस की बात यह है कि यहाँ कराची में हूँ नहीं, वरना बहुत और काम करने के हैं एनईडी यूनिवर्सिटी में। लेकिन थैंक यू जियो आपका कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और मेरा ख्याल है कि आपकी यादें तो आप तक ही थी, सिकंदर बख्श की यादें तो उनको उनके वालिद तक लेकर चले गई हैं। सिकंदर बख्श साहब, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो आपका एनईडी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ताल्लुक़ है भी, क्योंकि आपके नहीं, मेरा इमोशनल अटैचमेंट है मेरी। हर एक के जो पहला हीरो होता है ना, वो आपका फादर होते हैं। माय फादर वाज द इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर, और उन्होंने 1949 में टॉप किया था। ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट। और वो अभी तक मेरे पास सर्टिफिकेट लोधी साहब ने भी लिया है। उन्होंने कहा था हम अपने हॉल में लगाएंगे। वो चाह रहे थे कि 1949 का जो सर्टिफिकेट होता है टॉप करने का, वो कैसे होता है। और अब्बा जो थे वो पढ़ाते भी थे गैस टरबाइन के पेपर, और वो इम्तिहान भी लेते थे। तो जो मेरा जो एक एनईडी का था, वो उधर का शहर वाला जो एनईडी था, अब्बा वो वाइवा करा रहे थे। तो मैं बहुत छोटा था, तो मुझे बाद में पता चला कि वाइवा क्या होता है। तो आई वाज सिटिंग ओवर देयर ऑल द टाइम, और अब्बा जो है बच्चों लड़कों को ले जा रहे थे, मशीनें दिखा रहे थे, कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। मैंने कहा पता नहीं क्या कर रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि वो वाइवा। तो इस लिहाज से अब्बा की तो एनईडी ऑलवेज वॉज इन माई लिस्ट कि मैं अगर पढ़ाऊँगा तो एनईडी जाऊँगा, मगर क्रिकेट ने हमें कहीं का ना छोड़ा। आपके वालिद ने जो है वो बड़े इम्तिहान लिए, पेपर भी लिए। और राशिद लतीफ़ साहब ने बताया कि जब 1987 में एक प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद हुआ तो आप लोगों की तरह राशिद लतीफ़ यहाँ बैठे हुए थे। तो आज वहाँ से जो सवालात आएंगे, अब देखते हैं आप लोग डक करते हैं या आप लोग सीधा उनका जवाब देते हैं। तो फिर आप लोग तैयार हैं सवालात करने के लिए? और ये जो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान का मेमार है, तालिब इल्म आज हमारे साथ मौजूद है। देखते हैं कि क्रिकेट के हवाले से इनकी कितनी वाकफियत है। और 2026 आईसीसी वर्ल्ड कप जो कि
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन है। पाकिस्तान की टीम के हवाले से इनको क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट के सामने वो क्या सवालात रखते हैं, तो चलते हैं ज़रा पूछते हैं इनसे कि ये क्या जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुरहानुद्दीन मुस्तफ़ा है और क्या करते हैं बुरहान आप? मैं बेसिकली बैटिंग करता हूँ। अच्छा, हाँ। नहीं, किस क्लास में पढ़ रहे हैं? अच्छा सॉरी, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ। अच्छा, हाँ, 24 बैच से। तो आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट प्लेयर यार इतना सोच के बता रहे हो फेवरेट प्लेयर? तो बाबर बोलूँगा, लेकिन अभी के लिहाज से बाबर फेवरेट प्लेयर है, लेकिन वनडे और टेस्ट में, क्योंकि अभी के लिहाज से तो आपको लगता है बाबर को T20 वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए? नहीं, बाबर होना चाहिए। बाबर एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है वन डाउन पोजीशन पे, क्योंकि हमने जो एशिया कप में जितना देखा था, हमारे जितने भी कोलैप्स स्टार्ट हुए हैं ना, सारे ओपनर के बाद से हुए हैं, ठीक। क्योंकि ओपनर हमें स्कोर करके देते थे, बट जो मिडल ऑर्डर का काम है उसको कंटिन्यू तो करना। आपको वहाँ लगता है पे कि सारे- बाबर इस टीम को स्टेबिलिटी देंगे? हाँ, मिडल। तो सवाल किससे कर रहे हैं आप? तो मेरे 3 सवाल है और दोनों में से जो भी ज़्यादा देना चाहते एक सवाल कर लें, फिर बाकी अगर दोबारा आपका नंबर आ जाए तो हम दोबारा कर लेंगे आपसे सवाल। सही है, सही। तो अगर फ़हीम अशरफ की जगह हम आइदर एक प्रॉपर बैटर खिला ले मिडल ऑर्डर में, या इधर एक प्रॉपर स्पिनर या फास्ट बॉलर हम खिला सकते हैं, या ठीक है। खाना फ़हीम अशरफ का है, वो कभी खेलते हैं कभी नहीं खेलते, कभी बॉलिंग भी नहीं करते, कभी बैटिंग भी नहीं करते, तो वो एक ऐसा नंबर है जो कि हम थोड़ा सा माइनस भी करते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा टीम को। दूसरा, विकेट कीपर का जो बताया था चिकू भाई ने, हम एक प्लेयर ज़्यादा से खेल रहे हैं, हमारे 10 प्लेयर खेल रहे हैं, यानी कि एक विकेट कीपर टॉप ऑर्डर फरहान है जिस नंबर पे खेल रहा है वो विकेट कीपिंग होनी चाहिए। ये नंबर ऐसे प्लेयर का होना चाहिए 5 नंबर, जो कि प्योर उस नंबर का हार्ड हिटर हो या स्ट्राइक रेट अच्छी हो, वहाँ पे उस्मान ट्राई टेस्टेड है। तो ये नंबर जो है 5-6 नंबर, ये बहुत पहले सेट कर देने चाहिए थे नवाज़ के लिए, शादाब के लिए। अगर शादाब अवेलेबल नहीं थे, इंजरी थी, तो नवाज़ के लिए हो जाना चाहिए था। लेकिन हमें देखने में आता है कि 8 नंबर तक चले जाते हैं और हम बैटिंग बढ़ाते चले जाते हैं। जहाँ हमारे 5 या 6 बैट्समैन कुछ नहीं करेंगे, वहाँ 9 भी कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए जो स्टेबल बैट्समैन है, जो कि आपको यकीन है, चाहे शादाब हो या फ़खर जमान हो या सलमान अली आगा हो, अगर उसे बिलीव है तो उस पर ही जाए। वो कहते हैं ना कि ज़माना कल को नकारा खुदा जानो, तो आज हम आपके दरमियान मौजूद हैं और NAD ग्लोबल एंड लर्निंग सेंटर में जो सोचती है आवाम पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, जो जानना चाहती है, आज उनकी ज़बान पर सवाल हैं और हमारे एक्सपर्ट जवाब देने के लिए मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। अगला सवाल कौन करेगा? ठीक हो गया जी, बिल्कुल। यह आप मैकेनिकल में है, यहाँ पे अगर हमें चीज़ें क्रिकेट के लिहाज से बनानी हो तो टेस्टिंग कर सकते हैं आप लोग। बॉलिंग मशीन है जैसे ना, वो मैकेनिकल से रिलेटेड होती है। जिस तरह से मशीनें क्रिकेट की बहुत एक्सपेंसिव है, बाहर से मंगानी पड़ती है। NAD ऐसा इदारा है जो कि लोगों को चीज़ें बना के देता है, प्रोजेक्ट आते हैं। अगर हम कोई प्रोजेक्ट ऐसा दें बॉलिंग मशीन का, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी ये वो जगह है जहाँ पे मैं आता रहता हूँ। डेटा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे सिस्टम है। फिर बराबर में बायो मैकेनिक लैब बनी है, 30 करोड़ हुकूमत पाकिस्तान ने लगाई है, बंद पड़ी हुई है, लेकिन उसको खोलना ही है। तो क्या आप लोग इसको दोबारा खड़ा कर सकते हैं, बना सकते हैं? ये मेरा ख्याल है डॉक्टर अली इधर बैठे हैं, ये बेहतर जवाब दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, बहुत अच्छा आपने बात बोली। ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत सारे लैब्स में काम हो रहे हैं, इंडस्ट्री को सपोर्ट दे रहे हैं, इक्विपमेंट्स के हवाले से भी, सर्विसेज के हवाले से भी। तो और इसकी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो बहुत अच्छी तरह से बन सकती है। आपकी थोड़ी रहनुमाई मिलेगी तो इंशाल्लाह कर लेंगे इसको। ठीक है, कौन सवाल करेगा? जी दोस्त, अपना नाम बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशर आफ्ताब है और मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है और मैं 3rd ईयर में हूँ। तो मेरा सवाल राशिद सर और सिकंदर सर आप दोनों से है। 2009 में हमने श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप जीता था फाइनल, उसके बाद यूनिस खान की कप्तानी में। उसके बाद 2010 के फाइनल सेमीफाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 18 बॉल पे 50 रन हम डिफेंड नहीं कर पाए। तो उसके बाद 2012 के वर्ल्ड कप में हम श्रीलंका के अगेंस्ट सेमीफाइनल में 140 रन का टोटल चेज़ नहीं कर पाए थे। उसके बाद 2014 में हम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में 160 रन का टोटल चेज़ नहीं कर पाए थे अंडर द कैप्टनसी ऑफ मोहम्मद हफीज़, जिसमें हमारे पास शाहिद आफरीदी जैसे प्लेयर भी थे और मोहम्मद हफीज़ भी थे, शोएब मलिक भी थे। उसके बाद 2016 में अगर मैं आ जाऊँ तो 2016 में भी हमें कुछ इसी तरह की शिकस्त का सामना करने को मिला था, जो कि एक ऐसे पॉइंट पे जाके हमें शिकस्त मिल जाती है जहाँ पे सिचुएशन बहुत क्रंच होती है। सेम हमें 2021 के सेमीफाइनल में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, फिर 22 में भी, फिर 23 में भी, फिर
24 में भी, फिर 25 में भी। तो इन तमाम शिकस्त में एक चीज़ जो हमें कॉमन नज़र आती है वो यही है कि हम क्रूशल सिचुएशन पे पैनिक कर जाते हैं, करंट सिचुएशन पे। तो आप भी प्लेयर रहे हैं अपने टाइम पे, पाकिस्तान को आपने रिप्रेजेंट किया है, ऐसी सिचुएशन पे आप क्या हिकमत अमली अपनाते थे एज अ प्लेयर? सिकंदर बख्श साहब, ये कहते तो आप थक गए हैं, लेकिन आज सवाल फिर आपके सामने उन्होंने रख दिया, क्या ऐसे एडॉप्टेबिलिटी करे हमारी टीम कि हम वर्ल्ड में T20 क्रिकेट में टॉप परफॉर्मर बने? देखो हमें जो है, हमारा जो है ना पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ हुआ है ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब से नया पाकिस्तान बना तो हमारी क्रिकेट को गिरा दिया गया है नए पाकिस्तान ने। हम लोग खेलते थे, 18 टीमें होती थी, ठीक है, उसको 6 कर दिए गई। उनको ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम, उससे बड़ा फ़र्क पड़ गया। हमारा जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे बच्चे डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। डोमेस्टिक क्रिकेट आपको सिखाती है, मैं अकेला नहीं बोल रहा, अब हर कोई बोलना शुरू हो गया, जो वसीम अकरम, वकार यूनुस, जितने भी कमेंटेटर्स बैठे, हर कोई ये कह रहा है कि दे शुड प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो आपको टेम्परामेंट बनता है, प्रेशर जो आप बात कर रहे हो वो रिलीज़ होता है। नंबर 1 जो सबसे पहली चीज़ हमने जो करनी है ना सिलेक्शन में, हमने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हटाना है। एंड व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? कि आपने सारी सिलेक्शन जो है और जो कोच है वो आपने फ्रेंचाइज से ले लिया, तो सारा इंटरेस्ट फ्रेंचाइज की तरफ चला जाता है। उसको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा आपको। जब तक वो आप न्यूट्रलाइज़ नहीं करेंगे, उनको सबको एक तरफ कर दें। और जो पाकिस्तान टीम बनाता है उसमें फ्रेंचाइज के लोग नहीं होने चाहिए, ना कोच होना चाहिए, ना इसका इन्फ्लुएंस आ जाता है जिसको मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा हूँ। तो इसको हम जब तक वो सही नहीं करेंगे हमारी टीम नहीं सुधरेगी। आज आप मेरी बात लिख लें किसी कागज़ पे और मुझे आज से अगर मैं ज़िंदा रहा 10 साल बाद बताइएगा कि आप सही कह रहे थे। वी हैव टू चेंज आवर स्ट्रक्चर, वी हैव टू चेंज फ्यू थिंग्स, जब तक वो सही नहीं हो। नहीं, सिकंदर बख्श साहब के लिए ज़रा तालियां होनी चाहिए। अल्लाह ताला इनको सेहत दे और इसी तरह आप फिट रहें, 10 साल बाद भी जिंदा रहें। सवाल इतने बड़े लगते नहीं हो जितना बड़ा सवाल पूछा है। हाँ, लंबा क्योंकि मैं सारे मैचेस कवर किए तो सब पे शो भी किए हुए हैं। 12 वाला, 13 वाला, 14 वाला, 15 जितने भी हुए सारे किए हुए हैं। और उसमें PSL नहीं थी। सिक्कू भाई जो ब्लेम दे रहे हैं हमारे PSL को, वो उसमें PSL नहीं थी जब हम बुरी तरह से बाहर हुए। और जिसमें नारायण और बद्री थे, जिसमें हमारी स्टंपिंग हुई थी, उमर अकमल। होता क्या है कि आप फेलियर दोबारा उसको इम्पोज करते हैं। जिस तरह अभी मैंने फेलियर का कहा कि दोबारा टीम में आ रहे हैं, तो उसी तरह तो फेलियर को इम्पोज किया गया। 14 वाला वर्ल्ड कप था जिसमें हफीज़ से उनको जबरी रिटायरमेंट दिलवाई थी, T20 से कप्तानी से हटाया गया था। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, मिसबा है, क्लैश प्लेयर्स का रहता है ये। लेकिन इसमें जो स्ट्रेटजी प्लानिंग होती है उसमें क्या करना होता है कि आपको मौके की मुनासबत से टीम बनानी पड़ती है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। न्यूजीलैंड की मिसाल मैं अभी रिसेंटली दे देता हूँ। डेरिल मिचेल ने अभी बैक टू बैक 2 सेंचुरीज की है। इंडिया के खिलाफ भी 23 में भी 2 सेंचुरीज की थी। विलियमसन उनका मेन प्लेयर था, जैसे बाबर आजम हमारे पास था, वो टीम के साथ नहीं है। उन्होंने तैयार किसको किया? विल यंग को तैयार किया हुआ है। टेस्ट सीरीज अगर आप देखते हैं वेस्ट इंडिया की, तो उसने एक टेस्ट में अकेले ही टेस्ट मैच जितवा दिया था। कल देखते हैं 30 रन बनाए, उससे पहले उसने 78 रन या 90 रन बनाए थे उसमें। तो क्या, फिर उसके बाद ड्रेन फिलिप्स को देखें और डेरिल मिचेल को देखें, तो वो तो छोटा सा कंट्री है, तो उसमें तो इतने लोग भी नहीं है, तो वो किस तरह से लेके चलते हैं? उसपे 5-6 पिलर्स होते हैं, जैसे ये कमरे में है, तो इसकी वजह से अब आपकी रूफ खड़ी हुई है। तो एक पेज पे होना चाहिए आपकी सिलेक्शन कमेटी, आपके कैप्टन, आपकी स्पोर्ट स्टाफ और जितना भी क्रिकेट जो चला रहे हैं वो। हमारा इशू ये है कि शायद हम लोग एक पेज पे नहीं होते। अब आती है सिक्कू भाई के बाद फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस। 2018 के बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस फ्रेंचाइज का हो गया और होता क्या, वही क्रिकेट रन कर रहे हैं। उसमें कुछ प्लेयर शॉर्टकट आ जाते हैं। शॉर्टकट जो आएगा, जो तम क्रिकेट खेला होगा अंडर 19 से PSL से डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में, उसके अंदर मेंटली तौर पे इतना फिट नहीं होगा, स्किल्स वाइज इतना नहीं होगा, वो क्लच कर जाता है। हमने बहुत सारे प्लेयर्स को क्लच करते हुए देखा है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल, सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर पाकिस्तान का मैं समझता हूँ हारिस रऊफ है। वो क्लच कर जाता है, उसको नहीं समझ में आ रहा होता। तो हमें क्रिकेट सबको खेलने आती है, लेकिन सिचुएशन पे कैसा खेलना है, वो आपकी स्किल्स कैसी है। हम लोग वन डायमेंशन प्लेयर्स हैं। हमारे पास जहाँ पे प्रॉब्लम आती है हम दूसरा रास्ता नहीं बना सकते। ये इशू है जो कि हमारे ज़माने नहीं जीता। हमने तो, मैं 96 का वर्ल्ड कप खेला, 2003 का खेला, हम भी क्लब्स हुए। तो वहाँ से सीखते हुए बहुत सारी चीज़ें हम सीखे और यही अंदाज़ा लगाया है कि हम
राइटली अपनी टीम को चूज़ नहीं करता कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट में और कौन से इवेंट के लिए होगा। ठीक हो गया जी सर। सर जो आपने सवाल किया उसका छोटा सा जवाब ये है कि अगर आप तीनों हिस्ट्री पे बात कर रहे हो, जाहिर सी बात है एक्सपर्ट्स इस पे बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो मैंने देखा है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि चाहे 92 हो, चाहे 2009 हो, चाहे 2017 हो, जब आपने अपने रेगुलर्स को हटाकर सरप्राइज़ सिलेक्शन की है तो आप टूर्नामेंट जीत के आए। और आप देख लीजिए 92 तो सर वाकिफ़ हैं, सारे दोस्त यार राशिद साहब के। 2009 में सिलेक्शन कमेटी मरहूम अब्दुल कादिर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था जब यूनुस खान ने ये कहा कि T20 इज़ जस्ट फॉर फन, और वो क्या जुमला था, क्योंकि फिर उस फन ने जो है ना वो, और उसमें भी सरप्राइज़ था, फवाद हो गए या आमिर हो गए, शाजेब हसन ओपनिंग में, उसके बाद नज़र भी नहीं आए। 2017 में तो टीम ही पता नहीं क्या थी। मैं जो इनके सवाल क्योंकि का वीडियो समझ पाया हूं, एनालिटिक्स राशिद साहब, उनकी मौजूद नहीं मैं है। जो इनके सवाल का क्रक्स समझ पाया हूँ वो ये कह रहे हैं कि जिसको दुनिया ने नहीं देखा होता जी वो एग्जैक्टली। आपको सरप्राइज कर देते हैं, जिसका- जब उनका बायोडेटा बन जाता है तो फिर वो फंस जाता है। उसमें सवाल अच्छा है आपका। 92 की बात की, मोइन खान उसमें गए, इंजमाम एक सरप्राइज पैकेज थे, लेकिन बोर्ड को या प्लेयर्स को पता था कि किस कैलिबर के प्लेयर हैं वो, आवाम को नहीं पता था। जब सुबह मैच से एक ब्रेक होता था ना तो मोहल्ले में निकलते थे, मैं बोलता हूँ इंजमाम सबसे अच्छा प्लेयर है, और 2-3 मैच के बाद मैं बाहर ही नहीं निकलता था क्योंकि आउट हो जाता था वो। तो क्या इतना बिलीव था हमें, उसमें सईद अनवर नहीं थे, इंजरी हो गई थी, तो बहुत सारे प्लेयर्स गए थे। फिर 9 वाले में हम लोग ने देखा कि किस तरह से नए प्लेयर्स लेके आए, लेकिन क्या प्रिडिक्ट किया जाता है कि पहले से आपको पता होता है कि प्लेयर्स कौन से अच्छे हैं। उमर अजमल है या सईद अजमल है या आमिर है या राव है, फवाद आलम थे, शाजेब थे, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन क्या होता है सीनियर प्लेयर भी मौजूद थे, सीनियर प्लेयर्स लेके। फिर हम सरफराज वाली टीम में आते हैं, उसमें रोमान रईस पहली दफ़ा गए होंगे, फ़खर दमान साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली दफ़ा खेले, लेकिन ये इनके ऊपर नज़रें थी, ये ऐसा नहीं था कि नज़रें इनको देख रहे थे। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ये जो चिकू भाई बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे होते शोर में, अब आने नहीं देते। समीर मिन्हाज की बात कर रहे हैं या अली रज़ा की बात कर रहे हैं। अली रज़ा या 2024 में एक वर्ल्ड कप खेल चुका है अंडर 19 का, तो मेरी नाअहली है ना कि दूसरा वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेल रहा हूँ, वो दोबारा वर्ल्ड कप खेलने गया है अंडर 19 का। तो ये फ़र्क आ गया है। हम लोग अंडर 19 में 18 साल की उम्र में जब कराची से खेल रहे थे तो हमारा डेब्यू फर्स्ट क्लास में हो चुका था। यहाँ अंडर 19 के बाद आपका फर्स्ट क्लास का डेब्यू हुआ तो आप 2 साल वैसे ही पीछे चले जाते हो। तो ये फ़र्क है। अब आज की सोच का जो सिक्कू भाई बात करें, डाटा का नाजायज़ इस्तेमाल, नाजायज़ वर्ड तो नहीं लेकिन गलत इस्तेमाल आप कह सकते हैं कि हो रहा है कि अपना प्लेयर अपने मतलब का प्लेयर है तो आपने डाटा अच्छा शो करके उसको लेके आ गए, लेकिन बात पे आपकी इत्तेफाक करते हैं कि अननोन जो प्लेयर है वो ज़्यादा डेंजरस होता है। अगला सवाल कौन करेगा जी? दोस्त अपना नाम बताना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद माइज़ है और मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूँ, सेकंड ईयर में। मोहम्मद माइज़ जी, जी, मेरा सवाल ये था कि हमने ख्वाजा नाफे को डेब्यू खिलाया था तो उसे श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो आपको लगता है खेलना चाहिए नाफे को? एक चांस देना चाहिए उसे। सिकंदर बख्श साहब। बेटा आप NED में आए ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपने मैट्रिक किया, ठीक है, इंटर भी पास किया होगा, फिर आप आए। हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा क्रिकेट में, हम डायरेक्ट जो है ना उसको NED में डाल रहे हैं। कभी होता है? नाफे ने कहीं क्रिकेट ही नहीं खेली बेटा, उसने 3 मैच खेले में फर्स्ट क्लास की, ये सबसे बड़ा हमारा 5 खेले में, 5 खेले, चल 2 कम कहते और 300 रन हैं उसके 5 मैचों में, शायद 300 भी नहीं है, 132 हैं। आप मुझे बताइए कहीं दुनिया में ऐसा होता है कि एक शख्स मैट्रिक ना करे, इंटर ना करे और सीधा डायरेक्ट आ जाए? ये हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ये चल रहा है। अभी तो मैं कह रहा हूँ हमारा स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है, ऐसे नहीं होता। अभी इसने बात की तो मैं जब अंडर 19 खेला, मैंने अंडर 19 में आउट किए तो फ़ौरन मुझे सिंध की टीम ने उठा लिया। ज़हीर अब्बास मेरा कैप्टन था, मियादाद मेरे साथ था, मैं फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने लगा। वहाँ से मैं पाकिस्तान टीम में आ गया। हमारे जो अंडर 19 के लड़के आएंगे गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा वो किधर गया। अभी तो उनका फूफा हो रहा है, अभी वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाए फिर आपको पूछूंगा, किसी को आपको याद ही नहीं रहेगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम ये चल रहा है कि नाफे ठीक है अच्छा होगा भाई, आप उसको भेजें, मैट्रिक तो करे, वो इंटर तो करे, आप डायरेक्ट उसको ला के NED में दाखिल करा दिया, ऐसा नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। तो मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान का कीपिंग कौन करेगा। वो जो आपका उस्मान खान है उसने 9 मैच खेले हुए फर्स्ट क्लास के, ये कैसे होता है? ये नहीं होता। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शहूद बेग है, मैं फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल सिकंदर सर से है कि आई अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन, अभी आपकी इट्स वेरी विजिबल
तो आपके जो स्ट्रक्चर वगैरह है उससे जो मसला है आपको, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट्स अ वेरी रियलिस्टिक अप्रोच टू फिक्सिंग दैट स्ट्रक्चर। देखिए मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ, मैं एम थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। माई वरीज अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान की टीम हारती है, हर एक मुझसे पूछे यार टीम हार गई। आप लोग है ना, मैं कभी बाजार जाता हूँ तो सब मुझे पकड़ लेते हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम हार गई। तो मेरी ये जो फ्रस्ट्रेशन है इज़ फॉर पाकिस्तान, बिकॉज आई एम अ क्रिकेटर, सो एवरीबडी आस्क मी अबाउट द टीम परफॉर्मेंस कि क्या कर रही है टीम, आपकी क्या कर रही। देखिए हमारा एक स्ट्रक्चर था, इसलिए मैंने बोला कि नए पाकिस्तानी स्ट्रक्चर को गिराया। आपको मैं पिछले साल का एक छोटा सा मिसाल, अभी इन्होंने कहा न्यूजीलैंड की कितनी आबादी है, हमारे साथ कराची से भी कम है। कराची के बराबर है, कराची से भी 50 लाख की आबादी है सर। मतलब कितनी आबादी न्यूजीलैंड की, वो हमसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेलते हैं। ये मैंने माइक हैसन से पूछ लिया, वो नाराज़ हो गया, उसने मुझे वहाँ से निकलवा दिया। आप लोग ना निकलवा दीजिएगा, उनके साथ बैठा। माइक हैसन से क्यों है फ्रस्ट्रेशन? बिकॉज ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान, ही इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज ओन परफॉर्मेंस। बिकॉज उसका बायोडेटा या उसका प्रोफाइल जो है वो ऊपर जाएगा अगर जो भी है, वो सिर्फ मैच जीतना चाहते हैं। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान के पाकिस्तान की टीम को हमने कहाँ ले जाना है, हमारे क्रिकेट को कहाँ ले जाना है। आई एम थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट के उसको किधर हमने ले जाना है। वो सोच रहा है कि यार मेरे प्रोफाइल अच्छा हो जाए, अगला कॉन्ट्रैक्ट मुझे और अच्छा मिले, दैट्स ऑल। मैं आई एम टेलिंग यू, दिस इज द फैक्ट ऑफ एवरीबडी हु इज वर्किंग इन पीसीबी। दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर ओन प्रोफाइल। चलिए अब आपको पता चल गया कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। फ्रस्ट्रेशन होती है कि जब हम देख रहे होते हैं यार अनप्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा किसी भी डिपार्टमेंट में है। हम देख रहे हैं यार ये डिसीजन होना चाहिए था, आज का डिसीजन देख लें ऑक्शन का, ये 5-6 साल पहले हो जाना चाहिए था पीएसएल का। ये क्यों हुआ? बाईपास किया है चेयरमैन ने सबको, क्योंकि इसमें फ्रेंचाइज इन्वॉल्व होती हैं और जो लोग पीएसएल को रन कर रहे होते हैं उनके बेनिफिट्स होते हैं। तो चेयरमैन ने बाईपास किया है और अपना डिसीजन दिया कि ऑक्शन में जाएंगे। ऑक्शन में ये है कि 8 टीम्स हैं, 1 प्लेयर है, 8 को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। पहले अगर मुझे साइम अयूब चाहिए, मेरा 8वां नंबर है, तो मैं तो नहीं ले पाऊंगा ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। फ्रस्ट्रेट हम क्यों होते हैं? हम बयान देते हैं, हम कभी कभार गर्मी खा जाते हैं, शोज़ के अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है। हम बोलते हैं यार ये होना चाहिए था, ये नहीं तो थोड़ा बहुत तो ठीक करो। तो इतना बिगड़ गया है कि टीम अनाउंस नहीं हुई पाकिस्तान की। सर आप लोग जवाब देना है, उनके सवाल भी नहीं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। एक छोटी सी, वो बच्चे ने राफे की जिक्र किया ना, आपको पता है किस विकेट कीपर ने इस दफ़ा कायदे आज़म ट्रॉफी का रिकॉर्ड किया, हाई स्कोर किया? पता है किसी को? राइट, उसका नाम ही नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो भाई आपने जब मैट्रिक का इम्तिहान उसने टॉप कर लिया तो आपको इंटर में तो उसको वैसे ही एडमिशन मिलना चाहिए ना। यही होता। मेरे ज़माने में क्या था कि जी आपकी 70% परसेंटेज होगी तो आपको आदम जी, हमारे ज़माने में आदम जी वॉज नंबर 1। आखिरी 3 सवाल और मेरी गुजारिश है कि सर सवाल में जवाब कर लेना। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर दानिश है, मैं कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियर हूँ और एलईडी की मैनेजमेंट साइड से हूँ। आप लोगों को बहुत शुक्रिया। आप सवाल आए। किससे करेंगे सर? आप दोनों से सवाल है। हमारे पास जो है ना 2 महाज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। एक हम माशाल्लाह बिनाल मरसूस की फॉर्म में जीत चुके हैं, दूसरा क्रिकेट है जो हमारी नर्व्स पे रहता है। आपने बात की एजुकेशन की, मैट्रिक इंटर की, फ्रस्ट्रेशन की, लास्ट डे एग्ज़ाम की, सब हो गया। मैं साउथ एशियन क्रिकेट की बात करूँगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों की खास तौर पर बात करूँगा। इस वक्त जो ऑर्केस्ट्रेटेड टीम है हमारे पास, उसमें आप क्या चीज़ें बताना चाहेंगे कि जिनको खेल के हम सारे वो हर्डल्स क्रॉस करें और फ्रंट लाइन पे आएँ और अवार्ड जीतें? उसके लिए आप लोगों की क्या राय होगी हमारी टीम्स की? देखिए मेरिट बहुत ज़रूरी है किसी भी हर जगह पे। पाकिस्तान क्रिकेट में 15 साल पहले, 10 साल पहले या उससे पहले कप्तान की बहुत ज़्यादा चुनी जाती, टीम वो बनाते थे। जितने भी कप्तान गुजरे हैं उन्होंने टीम बनाई है, कहीं जीते कहीं हारे, लेकिन टीम अच्छी होती थी। टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते थे, वनडे खेल रहे होते थे, तो उसमें जीतते थे। तो उसमें अब जो क्रिकेट आ गई चेंज हो गई है। बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश 2020 का अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीती है, एक एशिया कप जीती है बीच में। तो क्या उन्होंने गेम को चेंज किया है? बिहाइंड द डोर्स अगर देखें, सीन देखें, तो उन्होंने अपनी अकेडमीज में काम किया है और साइंटिफिक वे में वो जा चुके हैं। हम लोग शायद अभी पीछे हैं इसमें। इंडिया की हम बात करते हैं सिस्टम की, लेकिन वो सब कुछ साथ लेके चल रहे हैं कि जदीद दौर में दाखिल हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि साइंटिफिक वे में काम कर रहे हैं। डेटा की बात करते हैं, वो प्योरली डेटा के ऊपर काम कर रहे हैं।
वो प्योरली बायोमैकेनिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उनको पता चल जाता है 15 साल की उम्र में शाहीन आफरीदी को 2 साल बाद हिप जॉइंट पे प्रॉब्लम आएगा। हमारे खेलते हुए बाहर आ जाता है, फिर पता चलता है कि वो बाहर आ गया। तो ये चीज़ें हमें मिक्स करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कनेक्ट करे, एनईडी से करे, लम्स से करे, किसी से भी करे, लेकिन जो कराने वाले जो प्लेयर है ना, वो डायरेक्ट इसमें आ जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं इससे हम बहुत बेहतर हो जाएंगे, लेकिन बेहतरी ज़रूर आएगी। नहीं, मगर ये जो बात कर रहा है कि उसके लिए जो सिखाने वाला है वो भी तो क्वालिफाइड हो, उसको कुछ अलिफ बे पता हो। जब उसको अलिफ बे ही नहीं पता है, वो अपनी सिफारिश से आ गया। कंसर्न ये है कि जैसे बायोमैकेनिक्स के लोग ना, मैं अगर कोच हूँ क्रिकेट का, मैं नहीं सिखा सकता। बायोमैकेनिक्स का कंसल्टेंट मुझे रिपोर्ट देगा कि सिकंदर बख्श साहब की बॉलिंग एक्शन ये प्रॉब्लम है, आप इस पर काम करें। हमारे कोच खड़ा हो जाता है, खुद लैब में खड़ा होकर डिसाइड कर रहा होता है, वो नहीं कर सकता। आपको बायोमैकेनिक्स कंसल्टेंट या जो भी लोग हैं उसके, वो साथ होना ज़रूरी है। एक्सपेंसिव काम है, इतना आसान तो नहीं। आप लोग सर ये, लेकिन ये मेरे ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है कि यहाँ पर बताने वाला जो सिखाने वाले को बता रहा होता है। तो मेरा ख्याल है सर यहाँ पर ये मसला सिर्फ क्रिकेट का नहीं है। अगला सवाल कौन करेगा? सर फ़र्रुख नाम है मेरा। एक खिलाड़ी जिसका जिक्र नहीं आया, वैसे नाम लेके किसी खिलाड़ी का तबसरा करना थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन वो है हसन नवाज़। सर ये बताइए कि एक उसको पाकिस्तान ने पहले खिलाया, ओपनर खिलाया, अब आपको फ्लूक था या नहीं था, उसने सेंचुरी की, फिर ही स्टार्टेड फेलिंग, फ्रेंचाइज में आया, फ्रेंचाइज ने उसका नंबर पिक कर लिया, सारी जो उसकी डोमेस्टिक छोटी मोटी है वो उसने ओपनर खेली, फिर हम उसको 7वें 8वें नंबर तक ले गए। मेरी नज़र में अगर मैं शक की बुनियाद पे सोचूं तो वो सेटल नहीं किया जा रहा, लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई मेथड हो। और वो एक ऐसा प्लेयर था कि जैसे लॉन्ग लिवर्स वाले बैटर होते हैं, हैरी ब्रूक है, ये इस तरह के प्लेयर्स हैं, लेकिन आपने उसको ये जिसको मॉडर्न डे क्रिकेट में कहते हैं लंबे बैट्समैन चाहिए, पहले लंबे बॉलर चाहिए होते थे जैसे सीकू भाई हैं, लेकिन उसको हम 7वें 8वें तक ले गए और फिर हम समझते हैं कि वो रन करेगा 7-8 बॉलों पे 21 रन, ये उसकी यूटिलिटी है। राशिद लतीफ़ साहब, ये हसन नवाज का मसला आपको लगता है कि 5 साल बाद वो पाकिस्तान से खेलेंगे? क्योंकि आ गए, आप साहबजादा फरहान को देख लें, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स करते रहे, फिर जब उनके जाने का वक्त आ गया तो वो अब खेल रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर हैं खेलते अपने नंबर पे तब हैं जब जाने का वक्त आ जाता है। देखिए T20 में ज़्यादा बॉल खेलने जाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। मिसाल आपके सामने, जब तक ज़्यादा बॉल खेलने 120 बॉल खेलने बाबर और रिजवान जाते थे, जब तक वो खेलते थे, स्ट्राइक रेट का इशू हो या ना हो, उन्होंने रन किया, रैंकिंग में चले गए। लेकिन मैं देखता हूँ 2 प्लेयर्स को, हसन नवाज़ की बात की आपने, मोहम्मद हारिस की बात की, ये रिप्लेसमेंट थी इन लोगों की। हमारी भी यही था कि स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब वो खेलने लगे तो उनको नंबर ही पीछे कर दिए गए, उसकी जगह कोई और आ गया, उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो ये सेटबैक है पाकिस्तान क्रिकेट का। टैलेंटेड था, मिडिल में आके उसने 2 मैच, 1 मैच जिताए, वेस्ट इंडीज़ का 1 मैच याद है मुझे, वो पीछे से आके उसने छक्के वक्के मार के मैच जितवा दिया था। क्या उसको हम बना सके? हम लोग वेट करते हैं कि कब बाहर करना है प्लेयर को। सोच मैच जीतने की है, प्लेयर बनाने या बिगाड़ने की है, ये सोच से मुंसलिक करती है आपकी टीम मैनेजमेंट और पूरी क्रिकेट बोर्ड कि आप मैच जीतने जा रहे हैं या प्लेयर बनाने हैं। मोस्टली प्लेयर बिगाड़े गए हैं। अब अगर देखा जाए, हसन नवाज हो जाए, हारिस हो जाए, कुछ दिल शाह की बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, वो बाहर हो गए। हसन नवाज ऐसा प्लेयर था जो कि अब परमानेंट मेंबर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो इसमें मेरे ख्याल से प्लेयर का भी थोड़ा सा होता है कि वो डिफेंस नहीं सीख पाता है, कि उसका डिफेंस। सिकंदर बख्श साहब, अगर इसमें मैं ऐड करना चाहूँ तो ये पसंद नापसंद का एलिमेंट होता है? मेरे ख्याल से वो इसने डिफेंस की बात की ना, मैं हमेशा कहता हूँ डिफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस कहा जाता है ना, एक महावर आया, ठीक है। लड़के हमारे जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, हसन नवाज़ को मैंने बहुत पहले कह दिया था ये फेल हो जाएगा, मुझे ये नहीं पता था उस बेचारे को नंबर नीचे कर देंगे, ये ठीक है, उसको वो नंबर ही नीचे कर दिया। हारिस का नंबर नीचे कर, वो लोग टुल्लेबाज हैं, माजरत के साथ बुरा ना मनाइएगा, वो टुल्लेबाज हैं, ठीक है। हमें जो नुकसान पहुंचाया है वो बाबर और रिजवान ने। कभी मैं हर प्रोग्राम में कहता था यार बाबर साहब नेपाल के ख़िलाफ़ तो आप नीचे आ जाओ। हमारे दौर में ये होता था कि जब हमारे कोई अच्छा मैच होता था और हम अच्छा खेल चुके होते थे तो वो हमारी पूरी बैटिंग ऑर्डर को वो शफल कर देते थे कि नीचे से इमरान खान हुए, वसीम राजा हुए, मुदस्सिर नज़र जो नीचे खेलते थे उनको ऊपर कर देते और वो ऊपर वाले सब नीचे आ जाते थे। ये एक दफ़ा नहीं किया। तो क्रिकेट की जो बैटिंग की लाइनअप को जो थोड़ा नुकसान पहुंचाया ये बाबर और रिजवान ने पहुंचाया, कभी वो अपनी जगह छोड़ी नहीं। आज भी मुझे लगता है अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग,
मैं अभी राशिद से ही डिस्कस कर रहा था, ये ग्रुप जो प्लेयर्स हैं इनको कोई हटा ही नहीं रहा। अब कैसे अंडर 19 के बच्चे आएंगे, इमर्जिंग प्लेयर, वेर इज़ जमान खान, वेर इज़ अब्बास अफरीदी, कहाँ हैं ये लड़के, इतने अच्छे हैं, दे आर नोबडी। मेरा नाम अनस बिन शादाबी है और थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ मैं। क्या नाम बताया आपने? अनस बिन शादाबी। अनस जी, अनस। मेरा सवाल, अभी किसी ने बाबर आजम के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा, तो मेरा सवाल बाबर आजम के रिलेटेड। अभी जवाब ही से उन्होंने बाबर आजम से दिया। वो तो जनरल सवाल है ना, अच्छा। थोड़ा सा मैं डीप जाना चाह रहा हूँ उनके बारे में। अच्छा, उनकी जो हम पिछली परफॉर्मेंस देखते हैं बाबर आजम की, जो 2019 में थी, 2021 में थी, और इसी की बनस्बत जब हम आगे देखते हैं जैसे 2023, 24, 25, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आता है, क्योंकि जो पहले वो खेलते थे, जिस माइंडसेट से खेलते थे, उनकी बैटिंग देखने में और हर चीज़ टेक्निकली उनकी चीज़ देखने में मज़ा आता था। लेकिन जब हम थोड़ा आगे जाएँ, आप 23, 24, 25 की बैटिंग देखें, तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा शेल में जाके खेल रहे हैं, डर डर के खेल रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि उनमें किस चीज़ का प्रेशर है। एक तो पहले ये चीज़ प्रेशर हो सकती थी कि शुरू में 23 में आप ये कह लें कि वो कैप्टन थे या जो भी थे, तो इस चीज़ का प्रेशर था। अब तो वो कैप्टन भी नहीं है, तो ये किस चीज़ का प्रेशर है? नहीं, आपने खुद ही तो जवाब दे दिया कि वो एडॉप्टेबिलिटी नहीं कर पा रहे, इस वजह मेरा से एक नहीं। ये रीज़न है, मेरा ये सवाल है कि हाँ या ना में, कि ये मैं सही तरीके से सोच रहा हूँ या कुछ और रीज़न? टेक्निकली यू आर राइट, करेक्ट। देखिए T20 का गेम डिफरेंट गेम है, डिफरेंट बॉल गेम है। आप अगर वहाँ पे 10 ओवर ऐसे ही खेल जाएंगे तो ख़त्म होगी बात, तो वो उसको अपना स्टाइल ऑफ गेम चेंज करना पड़ेगा, वो नहीं कर सका। कहते हैं ना, गेम इज़, मैं क्रिकेट को सिचुएशन के हिसाब से देखता हूँ। क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ सिचुएशन, ठीक है? तो इसी तरह क्रिकेट में 3 चीज़ें देखें, सिचुएशन, सिचुएशन एंड सिचुएशन। खेल सिचुएशन से खेला जाता है। आप मैं तो स्टाइलिश प्लेयर हूँ भाई, आपको 1 ओवर में 10 रन करने हैं, आप अपना स्टाइल दिखाएंगे? नहीं, फिर आप उल्टे सीधे मार के रन्स करेंगे। तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। राशिद लतीफ़ साहब, सवाल बाबर आजम का, तो वो चलेगा, आप क्या जवाब देंगे? देखिए 19 या 20 तक बाबर आजम गुड प्लेयर रहे T20 के, 21 तक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा खेलते हैं क्रिकेट, उसके लिहाज से 140, 150। लेकिन गेम चेंज हुई है। अगर बैटिंग में देखें स्ट्राइक रेट, अगर आप ईयरली अगर डाटा निकाल के देखें, तो हर एक का स्ट्राइक रेट या इकॉनमी रेट तेज़ होता चला गया। इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। ये सोच रहे थे कि बिग नेम में हम खेलते ही रहेंगे, और वहाँ जहाँ पे प्रेशर पड़ा, फिर भी बोर्ड ने सपोर्ट की, और गलती हमारे बोर्ड की कि खिलाते रहे। अभी एक्सपोज इस वजह से हुए कि ऑस्ट्रेलिया को बर्दाश्त नहीं है, ऐसी हार या ऐसे प्लेस बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने एट द टाइम, एट द स्पॉट फैसले किए, और वहाँ पे सिर्फ बाबर या रिजवान फेल नहीं हुए, उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम को चैलेंज किया है। ये बाबर और रिजवान को नहीं किया। जितने प्लेयर गए, एक प्लेयर के अलावा जमान खान बॉलर हैं, और चैलेंज ये होता है कि जमान खान ही पाकिस्तान के स्क्वाड में 1.5 साल से नहीं है, और वही सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया सीधे सीधा पाकिस्तान के सेटअप को, सिस्टम को। अच्छा, आखिरी चीज़, एक चीज़, आपने कभी सुना है कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हुआ? कोई नहीं होता। ये इतने बड़े प्लेयर हैं कि जब वहाब रियाज हमारे प्रोग्राम में 1 साल पहले आए, तो ही वॉज द सेलेक्टर समथिंग विद द क्रिकेट बोर्ड, करंट बोर्ड। उसने बोला कि लड़कों ने हमसे कहा है कि हमसे बात ही ना करो फिटनेस की। जस्ट इमेजिन, ये मेरा आखिरी चीज़ आपको करता है। टीम में फिट होने के लिए फिट होना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया NAD ग्लोबल लर्निंग सेंटर का। आज आपने जनाब इन हमारे मुस्तकबिल के मेहमानों के सवालात सुने, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में क्या सोचते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में क्या महसूस करते हैं, ये आज आपने उनके सवालों से अंदाज़ा किया होगा। बहुत शुक्रिया फॉर्मर टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। स्टूडियो में भी जैसे अंदाज़ था, वो अंदाज़ यहाँ पर भी आकर नहीं बदला। बहरहाल यही चीज़ है कि आपने सिचुएशन के हिसाब से जिस तरह बात की सिकंदर बख्श साहब ने, और जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब ने बात की कि जो आपकी टेक्निक है वो तो अपनी जगह रहती है, लेकिन आपने सिचुएशन के हिसाब से जो है वो अपने आप को खेल में ढालना होता है। तो अब देखना ये है कि 2026 T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम सलमान अली आगा की क़यादत में कहाँ तक जाती है। नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान टीम के साथ, इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को इजाज़त दीजिए स्कोर की पूरी टीम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।